अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और एक आपको मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज देने वाला हूँ, और उस न्यूज़ के साथ कुछ बड़ी अच्छी न्यूज़ भी है। और सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बताऊं कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुबारक महीना है, और पाकिस्तान बना ही 27 रमज़ान को था। तो हमेशा रमज़ान में ही पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी खबर, को अच्छी खबर आती है। मुश्किलें भी होती हैं, ऑब्वियसली वो तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर जो आई वो ये आई कि दिसंबर में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एलओसी पे सीज फायर हुआ था, वो ना सिर्फ सीज फायर एक किस्म से आप समझें कि परमानेंट हो गया, बल्कि उसके बड़े फार रीचिंग इफेक्ट्स हो रहे हैं। और पहली बारी 72 साल में पहली बारी हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया उसमें। और बीजेपी की गवर्नमेंट जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, आरएसएस की गवर्नमेंट जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, वहाँ पे जो हमें खबरें आती हैं कि जी मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, अकलियतों का कत्लेआम हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो जाना, इसका मतलब है कि जितना पाकिस्तान ने वावेला किया था कश्मीर की एनेक्सेशन के ऊपर, आर्टिकल 370 को के ऊपर, वो यानी जो भी मोदी गवर्नमेंट ने किया, आप ये देखें कि 360 मुजाहरे हुए 70 ममालिक में पिछले एक साल में, और उन सारे मुजाहरों में एक ही बात की गई कि मोदी जो है वो फाशिस्ट है, मोदी जो है फाशिस्ट है। तो बहरहाल एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ। काफ़ी लोगों का ख्याल था कि ये कश्मीर के ऊपर दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं, ये इनका फ्लैश पॉइंट है, और ये सिंगल फ्लैश पॉइंट है दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच में, और कुछ ना कुछ हो जाएगा, पूरी दुनिया का अमन व अमान जो है वो तबाह हो जाएगा। लेकिन दिसंबर 2020 में भारत ने पहल की, और भारत ने इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने एलओसी के ऊपर कहा सीज फायर करें। पाकिस्तान ने उसको लब्बैक कहा। आज तक ये हो रहा था कि पाकिस्तान भारत को कहता था किसी भी टॉक्स का, किसी भी इनिशिएटिव का, और भारत उसका बॉयकॉट कर देता था कि पहले ये करो तो फिर टॉक्स करेंगे, पहले ये करो तो फिर क्रिकेट खोलेंगे, पहले ये करो तो फिर फिल्मों की बात करो। लेकिन इस बारी भारत ने खुद से ये इनिशिएटिव लिया। अब यकीन नहीं आ रहा था दोनों साइडों पे। तो जो अब रमज़ान में मुझे खबर मिली, और बड़ी ऑथेंटिक आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि भारत की जो स्ट्राइक कोर है, अगर आप फौजी हैं, अगर आपका फौजी बैकग्राउंड है, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। भारत ने अपनी स्ट्राइक कोर जो है वो एलओसी से हटाकर उसको ऑपोजिट साइड दूसरे बॉर्डर के ऊपर ले गया, यानी पाकिस्तान के ऊपर से उन्होंने वो प्रेशर हटा दिया। इसका मतलब है कि भारत ने जेन्युइनली एक एफर्ट किया है कि ये बताना पाकिस्तानियों को कि हम अपने सीज फायर, ये एलओसी के सीज फायर के ऊपर हम बहुत सीरियस हैं, हम बहुत संजीदा हैं, और हम इसको बड़ी सीरियसली देख रहे हैं। तो भारत ने अपनी जो मेन स्ट्राइक कोर थी उसको हटा लिया वहां से। अब कोर में क्या होता है, आपको अगर जो लोग फौजी नहीं है, जिनका फौजी बैकग्राउंड नहीं है, मैं वो जैसे कहते हैं पंजाबी में जट का हिसाब आपको बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि नॉर्मली एक यूनिट में 1000 लोग होते हैं, 900 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं। 3 यूनिट्स मिला के एक ब्रिगेड बनती है, तीन यानी 3 ब्रिगेड्स मिलाकर एक डिव बनती है, 3 डिव्स मिला के एक कोर बनती है, और 3 कोर्स मिलाकर एक कमांड सेट बनता है। ये एक पिरामिड है कि इस तरह से जो इंडियन आर्मी या पाकिस्तान आर्मी जो है उनकी जो बुनियाद है वो इस तरह से यानी ट्रायंगल में ऊपर चलती है। तो अब एक कोर को हटाने का मतलब एक लफ्ज नहीं है, हजारों अफराद जो है हिंदुस्तान ने जो अपनी स्ट्राइक कोर है उसको वहां से हटा दिया, और उनको इतनी दूर ले गए कि उनको वो अब 15 दिन या महीने के अंदर वापस नहीं ला सकते। अगर उन्होंने यहाँ पे लाना हो वापस कश्मीर के अंदर, तो उनको बहुत उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, और बड़ा टाइम लगेगा उसको वापस लाने के लिए। इसका मतलब है कि उन्होंने आपको ये दिखा दिया कि हम वाकई इस एलओसी को अब पीसफुल करने में हम बहुत सीरियस हैं। साथ ही बैकडोर डिप्लोमेसी तो हर मुल्क की चलती है, इवन तालिबान और अमेरिका की चल रही है। जब ईरान ने 52 हॉस्टेजेस लिए हुए थे अमेरिका के, तो ईरान और अमेरिका की उस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, वो तेल भी उनसे इंपोर्ट कर रहा था। ईरान उस वक्त भी फैंटम एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो एक डच कंपनी से जो इसराइल से लेके दे रही थी उनसे ले रहे थे, उनको पता था कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि बैकडोर में आप बहुत मसाइल हल कर लेते हैं जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होते। अब
ہندوستان کی ہمیشہ سے ایک پرابلم رہی کہ ہندوستان میں آپ سمجھیں کہ اب ہندوتوا کی سوچ آئی ہوئی کہ مائنورٹیز جو ہے وہاں قید ہے، مائنورٹیز جو ہے ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں، لیکن اب پہلی باری انہوں نے یہ احساس کیا کہ اگر ہندوستان نے واقعی ایک ریجنل سپر پاور بننا ہے اس پورے خطے کے اندر، تو ان کو اپنے تمام نیبرز کے ساتھ حقیقی طور پہ پیس کرنا پڑے گا۔ تو اب انڈیا نے جینون پیس ایفرٹ شروع کر دیے ہیں، اور ہو بیٹر دین پاکستان، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تین جنگوں کے علاوہ کارگل کانفلکٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ساتھ پچھلے 5 سال میں کم از کم کوئی 30,000 باری ایل او سی جو ہے وہ وائلیٹ ہو چکی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان صرف کشمیر ایل او سی کے اوپر پچھلے 5 سال میں سینکڑوں لوگ جو ہیں سیولینز وہ مارے جا چکے ہیں دونوں سائیڈوں پہ۔ فوجی تو الگ ہے، ان کی تعداد الگ ہے ان کے علاوہ، اور دونوں کی جو وار پریپریشنز ہیں ایل او سی کے اوپر، وہ اکنامکلی دونوں کو بلیڈ کر رہی ہیں اور دونوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ کل ایک جرنلسٹ نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی، بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان کے پاس آکسیجن نہیں ہے اور پاکستان کے پاس ویکسین نہیں ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے، لیکن دونوں جو ہے اسی مہینے میزائل مارنے کے سکسیسفل تجربے کر چکی ہیں۔ تو آئی تھنک دیٹ واز سیریس انڈیکیشن کہ یعنی دو خطے کے لوگ جو ہے ان کی پرائیورٹیز کیا ہے۔ اگر اس خطے کے لوگ ایجوکیشن چاہتے ہیں، اگر یہ ہیلتھ کیئر چاہتے ہیں، اگر یہ پینے کا پانی صاف چاہتے ہیں، اگر یہ بہتر فیسلٹیز چاہتے ہیں زندگی میں، تو ان دونوں کو اپنے جنگی ساز و سامان کو، جنگی جنون کو کسی نہ کسی طرح کرٹیل کرنا ہے اور اس کو کم کرنا ہے، تاکہ وہی رقم جو ہے عام آدمی کی فلاح و بہبود میں ہو۔ 1965 سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کا ٹریڈ جو تھا وہ کافی زیادہ تھا، بلکہ پاکستان کا آپ سمجھیں کہ 27% جو ریلائنس تھی ایکسٹرنل ٹریڈ کی، وہ صرف ہندوستان کے ساتھ تھی، اور بتدریج 1965 کی وار کے بعد وہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد 2 جنگیں ہوئیں، اس کے بعد کارگل ہوا، تو ٹریڈ کیا، فلمیں بھی نہیں آ رہی، کرکٹ بھی نہیں ہو رہی۔ اب ہندوستان جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہر مسئلے کا حل کیا جائے، جس میں جموں اور کشمیر کا مسئلہ